मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में बात करूंगा युवा की, जेन जी की। आजकल ये शब्द बहुत चर्चाओं में है, लेकिन ये तो जेन जी की बात हुई। दरअसल युवा के नाम पर बहुत सालों से हम बात कर रहे हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड की, कि भाई 65% आबादी 35 साल से कम की है। जेन जी तो मोटा मोटा 15 से 30 साल के बीच, 28-29 साल के बीच वाली युवा पीढ़ी है, लेकिन 65% 35 साल से नीचे की है। और यही युवा शक्ति देश को विश्व गुरु बनाएगी। पर यह डेमोग्राफिक डिविडेंड यानी कि ताकत कहीं डेमोग्राफिक लायबिलिटी में तो तब्दील नहीं होती जा रही है, क्योंकि युवा सड़कों पर संघर्ष कर रहा है, परेशान घूम रहा है, हलकान है, नौकरी की दरकार है, महंगाई की मार है। तो ऐसे में अब जो ये जेन जी पर आर पार है, दरअसल ये सवाल इसलिए उठ रहा है कि किसकी बनेगी सरकार, और ये क्या युवा तय करेगा। और युवा मुखर है, सड़क पर उतरने से चूकता नहीं है, उत्तेजित भी हो जाता है। और इस युवा शक्ति का एक नजारा हमें कुछ दिनों पहले नेपाल में देखने को मिला, जहां जेन जी ने ना सिर्फ सड़क पर विरोध किया, सरकार की अय्याशियों से, उनके आलीशान बंगलों, उनकी महंगी कारों से आजिज आकर और सोशल मीडिया पर बैन लगा दिया। सोशल मीडिया के सबसे बड़े कंज्यूमर, सबसे बड़े उसके इस्तेमाल करने वाला वो युवा ही होता है। तो सड़कों पर आग लग गई, राष्ट्रपति भवन फूंक दिया, संसद फूंक दी, सर्वोच्च न्यायालय फूंक दी, तख्ता पलट हो गया। और यह नजारा हम इससे पहले बांग्लादेश में देख चुके थे, इंडोनेशिया में देख चुके थे, श्रीलंका में देख चुके थे। तो सवाल यह भी उठने लगा कि युवा जब नाराज हो जाता है, सड़कों पर उतर जाता है, तो सरकार बदलनी पड़ जाती है क्या? और ये हालात क्या भारत में भी लागू होते हैं? हम कतई, मैं इशारा भी नहीं कर रहा हूं, हम ना तो नेपाल है, ना बांग्लादेश है, ना श्रीलंका, पर युवाओं की समस्याएं तो हैं, उससे तो इनकार नहीं किया जा सकता। हमारा लोकतांत्रिक ढांचा कहीं मजबूत है नेपाल के मुकाबले, पर अब राजनीतिक घमासान शुरू हो गया है सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच। जेन जी को लेकर राहुल गांधी ने राग अलापा कल, हुंकार भरी कि संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और वोट चोरी को रोकेंगे। कौन? जेन जी। और सत्ता पक्ष कह रहा है अरे ये तो किसियानी बिल्ली खंबा नोचे, भड़का रहे हैं, उकसा रहे हैं। युवाओं को यह हताशा, निराशा का नतीजा है। पर एक विमर्श शुरू हो गया है क्या? और खास बिहार में, बिहार इसका टेस्ट केस हो सकता है क्या? वो इसलिए मैं 2-3 दफा आपको बता चुका हूं, बिहार देश का सबसे युवा राज्य है। औसत उम्र 22 साल है, 58% आबादी 25 साल से कम उम्र की है। तो ये टेस्ट केस है क्या? इसीलिए युवाओं को लुभाने, रिझाने के लिए कल मैंने आपको बताया था 1000 रुपए दिए जा रहे हैं बेरोजगार युवा को। पर लड़ाई युवाओं पर आ गई है क्या? तो आज सीधा सवाल में मैं बात करने वाला हूं जेन जी की। भारत के राष्ट्रकवि कहा जाता है उन्हें, रामधारी सिंह दिनकर। उनकी मशहूर लाइनें हैं, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। आज ये कुछ बदल गया है क्या? जिस तरह का विमर्श शुरू हुआ है कि सिंहासन खाली करो, जेन जी आती है। जेन जी यानी कि जो बच्चे 1997 से लेकर 2012 के बीच पैदा हुए, मैं एग्जैक्ट फिगर बता रहा हूं, पर मोटा मोटा आप मान लीजिए जो 15 साल से 28-29 साल के हमारे युवा हैं। और उसमें यह विमर्श तो राजनीतिक विमर्श है, तो 15 साल को भी हटा दीजिए, 18 साल से 29 साल के जो युवा हैं, उन पर इतनी चर्चा क्यों हो रही है? यकायक
कल राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया, देश के युवा, देश के स्टूडेंट्स, देश की जेनजी संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और वोट चोरी को रोकेंगे। मैं उनके साथ हमेशा खड़ा हूं। जय हिंद। यानी कि सड़क पर उतरने का एक आह्वान भी करते दिखाई दे रहे हैं राहुल गांधी कि भाई नौबत ये आ गई है, संविधान को बचाना होगा, लोकतंत्र की रक्षा करनी होगी और आप करेंगे, मैं आपके साथ खड़ा हूं। अब इस पर बीजेपी ने जबरदस्त पलटवार किया है। आपको क्रोनोलॉजी समझने की जरूरत है। रविशंकर प्रसाद क्या कहते हैं, वरिष्ठ नेता हैं, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, कि हम राहुल गांधी की राजनीतिक पिटाई करेंगे, राहुल गांधी जानबूझकर लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं। अब अगर युवाओं से अपील की जा रही है तो उसे भड़काना भी कहा जा रहा है। तो 2011, 12, 13 के बीच में जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन, वो पूरी एक मुहिम चली थी, एक आंदोलन था जिसमें आरएसएस पूरे तरीके से शरीक था। भारत माता की जो तस्वीरें आरएसएस के दफ्तर में होती हैं उसी को प्रतीक बनाया गया था। 2G, 3G, 4G, 5G जैसे घोटालों का लगातार हम मीडिया वाले जिक्र करते थे, पर्दाफाश करते थे। लोगों में एक नाराजगी थी, एक गुस्सा था। मनमोहन सिंह, सिंह इज किंग से मनमोहन सिंह हो गए थे। ये सब कुछ सड़क पर हुआ। अब विपक्ष ये करने लगे। तब बीजेपी विपक्ष में थी तो सब सही था। आज विपक्ष करने लगे तो इसे उकसाना और भड़काना कहा जाता है। अब यहां पर दर्शकों सवाल यह हो जाता है कि सत्ता दरअसल निरंकुश हो गई है क्या? सुनवाई नहीं है क्या? या यह हताशा और निराशा है? राहुल गांधी की हार पर हार, हार पर हार, हार पर हार, सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। निशिकांत दुबे क्या कह रहे हैं? सांसद हैं। राहुल गांधी देश में गृह युद्ध करवाना चाहते हैं। अन्ना हजारे का आंदोलन जेन जी का प्रोडक्ट था। जेन जी कह रहा है कि हम परिवारवाद के खिलाफ हैं। परिवारवादी कौन है ये हम सब जानते हैं। सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता। वो कहते हैं अहंकार, अत्याचार, अन्याय सदैव जेन जी से डरता है। कंस अपने समय के जेन जी यानी कि एक बालक से डरा था। हिरण्यकश्यप अपने समय के जेन जी यानी कि प्रहलाद से डरा था। बीजेपी यूं ही नहीं डरी है जेन जी से, उसे अपना भयावह चेहरा दिखने लगा है। उधर देवेंद्र फडणवीस क्या कहते हैं? वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी अर्बन नक्सल हैं, उन्हें संविधान में विश्वास नहीं, ना वो जेन जी को जानते हैं ना देश को। ये वोट चोरी का मामला नहीं, राहुल गांधी का दिमाग चोरी हो गया है। और सुब्रत पाठक सांसद रह चुके हैं बीजेपी के, वो कह रहे हैं अगर यहां कोई निकलेगा देशद्रोही निकलेंगे, अगर देशद्रोही निकलेंगे तो राष्ट्रवादी दौड़ा दौड़ा कर मारेंगे। नेपाल जैसी क्रांति आई तो राहुल गांधी अखिलेश यादव के घर जलेंगे। तो ये उकसा कौन रहा है? फिर तो दोनों तरफ से उकसाने का काम हो रहा है क्या? पर इसे उकसाना कहना भी सही है क्या? मीडिया में बड़ी आसानी से जो शब्द सत्ता पक्ष इस्तेमाल करता है वही शब्द इस्तेमाल होने लगते हैं कि उकसाया जा रहा है। तो संपूर्ण क्रांति जो हुई थी, जो गुजरात में एक हॉस्टल में मेस बिल को लेकर शुरू हुई और बाद में जेपी आंदोलन में तब्दील हो गई, तो लोगों को उकसाया जा रहा था क्या? यही तो इंदिरा गांधी ने कहा था, इमरजेंसी लगा दी थी, सबको जेल में डाल दिया था कि लोगों को उकसाया जा रहा है। या दरअसल अगर देश में समस्याएं हैं और युवा उनमें बढ़ चढ़कर अग्रणी भूमिका निभाता है, उनके खिलाफ बोलने में, आवाज बुलंद करने में, तो उसे रोका जा रहा है क्या? इसमें चुनावी गणित, नफा और नुकसान आका जा रहा है क्या? इसकी वजह क्या है? अब मैं थोड़ा सा इसमें आपको कुछ आंकड़े बता दूं। देश में बेरोजगारी की दर 15 से 29 साल के जो युवा हैं वो 16% है, 16%। नेपाल में ये
लगभग 21%, बांग्लादेश में 11.5%। यहां पर पहले से ही युवा सड़कों पर उतर चुके हैं और सत्ता बदल दी, तख्ता पलट कर दिया। श्रीलंका 22.3%, इंडोनेशिया 13.1%, केन्या 11.9%, फ्रांस 16.6%। फ्रांस में आजकल वहां बवाल कटा हुआ है, लोग सड़कों पर उतर आए, 1 मिलियन यानी कि 10 लाख लोग सड़कों पर उतर गए। आपको यह जानकर ताज्जुब होगा कि आज की तारीख में पिछले 12 महीनों में 71 देशों में बड़े प्रदर्शन हुए हैं, विरोध प्रदर्शन सरकारों के खिलाफ, और 30 उसमें अभी भी जारी हैं। 30 देशों में अभी भी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन जारी है। और उसमें सबसे बड़ा एक कांस्टेंट मुद्दा जो दिखाई देता है, एक बात जहां सब जगह लागू होती है, वो है बेरोजगारी। युवाओं को एक अदद नौकरी चाहिए। और दूसरा मसला है आर्थिक असमानता, कि सत्ता में बैठे लोग, मैं भारत की बात नहीं कर रहा हूं यहां पर, सत्ता में बैठे लोग वो राजाओं जैसी जिंदगी जी रहे हैं और आम जनता तक सुविधाएं और सहूलियत नहीं दी जा रही हैं। अब भारत का एक उदाहरण ले लीजिए, आर्थिक असमानता का। अब मैं भारत की बात कर रहा हूं। भारत में जो कुल संपत्ति है देश की, 65% उसका हिस्सा 10% लोगों के पास है, टॉप 10 जो है। और इन टॉप 10 में भी टॉप 1 के पास 40% है। देश की 60% संपत्ति तो 10% लोगों के पास है, और उस 60 में से भी 40% 1% लोगों के पास है। जो 40% मिडिल क्लास वाले, मेरे जैसे लोग, टैक्स भरने वाले लोग, हमारे हिस्से आती है 28.6% संपत्ति देश की। और जो निचली 50% आबादी है, देश के असल नागरिक, उनके पल्ले हाथ आती है 6.4% देश की संपत्ति। तो असल कहानी यहां आकर अटक जाती है क्या? यह आर्थिक असमानता। अब बिहार में आप 1,000 रुपए 20 से 25 साल के बीच के बेरोजगारों को देने की घोषणा कल कर दी, या जीविका दीदी के नाम पर 10,000 रुपए दे देंगे। पर रोज जो डंडे खाने पड़ते हैं युवाओं को, छात्रों को, एक अदद नौकरी के लिए, संविदा कर्मी अगर राजस्व विभाग के 7,480 ऐसे ही निकाल दिए जाते हैं बिना उन्हें नियमित किए। इम्तिहान देने के लिए साल में आप 2 लाख रुपए खर्च करते हैं, गरीब से गरीब परिवार का बच्चा भी करता है, उसके मां बाप अपनी जमीन बेचने को तैयार हैं कि कुछ बन जाएगा बच्चा, हमारा भाग्य भी सुधर जाएगा, भविष्य संवर जाएगा। वहां पर्चे लीक हो जाते हैं। कोई भर्ती 2014 में होनी थी, आज तक पूरी नहीं हो पाई। कोई भर्ती हो गई 2021 में, वो अवैध करार हो गई। एएसआई के इम्तिहान का यही हाल हुआ अभी राजस्थान में, वो सबको हटा दिया गया। और ऐसे वक्त पर आधों की इम्तिहान देने की उम्र ही निकल गई, तो सारी उम्र घूमते रहो बिना किसी नौकरी के। और इसमें दरअसल कहानी क्या आ जाती है, बिहार में 58% 25 साल से कम उम्र के, उसमें 18 साल से कम उम्र वाले भी हैं। वो आंकड़ा दरअसल 23% के करीब आ जाता है। 18 साल की उम्र से लेकर 29 साल की उम्र। और यही ओपिनियन मेकर्स अब बन रहे हैं क्या? और ये सिर्फ बिहार तक महदूद नहीं है। अब युवा क्या अपनी ताकत, सरकार बनाने की अपनी ताकत का भी खुलकर इजहार कहीं कर ना ले, इसी पर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। रविशंकर प्रसाद क्या कह रहे हैं, तारिक अनवर ने क्या जवाब दिया, पहले उस पर एक नजर। हम राहुल गांधी को पॉलिटिकली उनकी पिटाई करेंगे, समझे आप? बाकी देश की जनता को आजादी पूरी है। ये जो कर रहे हैं हेडलाइन में झूठ बोलना, बेबुनियाद बोलना, ये बहुत शर्मनाक है। आज जो हालत है भारत की, वो सबके लिए चिंताजनक है।
आज तो देश को तोड़ने की साजिश चल रही है, धर्म के नाम पर, भाषा के नाम पर, जाति के नाम पर, और उसको संरक्षण है सरकार का। वैसे बीजेपी की तरफ से आज ताल ये भी ठोकी गई कि भाई जेनजी का पहला मुकाबले का नतीजा तो आ गया और मुंह की खानी पड़ी है कांग्रेस वालों को, राहुल गांधी को, क्योंकि आज डूसू दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन के चुनाव का नतीजा आ गया और 4 में से 3 पदों पर जीत एबीवीपी यानी कि जो छात्र विंग है बीजेपी का, उसने जीत दर्ज की। जो प्रेसिडेंट अध्यक्ष वो एबीवीपी का, उपाध्यक्ष एनएसयूआई का, सचिव और सह सचिव जॉइंट सेक्रेटरी ये भी एबीवीपी के। ऐसे में आज का सीधा सवाल, सिंहासन खाली करो, जेनजी आती है और युवा पर आर पार सियासी नैया पार किसकी लगेगी?